बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि उन लाखों अपीलों का भी है जिनका फैसला अभी तक नहीं हुआ। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो अपीलों की सुनवाई पूरी होने से पहले अगला चुनाव आ जाएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया? कितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं और कितनी अपीलें लंबित हैं, और सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग से क्या डेटा मांग रहा है? आइए इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझाते हैं आपको। मामला पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा है। एसआईआर का जो मकसद है वोटर लिस्ट को दोबारा जांचना और ये सुनिश्चित करना है कि इसमें सही और योग्य मतदाताओं के नाम ही रहें। देखिए, इसी प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58.20 लाख नाम कम हुए। इनमें करीब 24.17 लाख लोगों को मृत, करीब 1.38 लोगों को डुप्लीकेट या फर्जी, जबकि 32.65 लाख लोगों को शिफ्टेड, लापता या दूसरी कैटेगरी में रख दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और वो इस फैसले से असहमत है तो फिर क्या करेगा वो? इसके लिए अपील की व्यवस्था है और फिर इन्हीं मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल बनाए भी गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अब सवाल ये है कि ये ट्रिब्यूनल आखिर कितनी तेजी से काम भी कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जिनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के कामकाज को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूरा डेटा मांगा, लेकिन कितनी अपीलें दाखिल हुई है ये पूछा। कुल कितने मामलों का फैसला अब तक हो चुका और कितने मामले अभी भी लंबे थे। यानी कि अब सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि कितने लोगों ने अपील की, बल्कि ये भी देखना होगा कि उन अपीलों पर वास्तव में कार्रवाई कितनी हुई है, रफ्तार क्या है। इस दौरान देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने बेहद अहम टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि अगर इसी रफ्तार से अपीलों की सुनवाई चलती रही तो सारी अपीलें निपटते निपटते अगला चुनाव आ जाएगा। और इस टिप्पणी के पीछे चिंता साफ है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट गया और उसकी अपील लंबे समय तक लंबित रही तो फिर उसके पास अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए कितना समय बचेगा? कोर्ट में यह भी बताया गया है कि करीब 34 लाख अपीलें इस वक्त लंबित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग से आधिकारिक आंकड़े मांगकर ये देखना भी चाहता है कि वास्तव में कितने मामले आए हैं, कितनों पर फैसले हुए हैं और कितने अभी भी बाकी हैं। जस्टिस बागची ने भी साफ किया है कि सिर्फ अपील दाखिल होना ही पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि उसका नतीजा क्या निकला, यानी कितने ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, रोज कितने मामलों की सुनवाई हो रही है और कितने मामलों का निपटारा भी हो रहा है। देखिए, इन सभी पहलुओं पर नजर भी रखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मामले में एक और अहम मुद्दा सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से जब कहा गया कि एक व्यक्ति की अपील अभी लंबित है और इसी वजह से उसे राशन से जुड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लाभ नहीं मिल रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को राशन से वंचित किया जा सकता है या नहीं, ये अलग कानूनी सवाल है और इस मुद्दे को हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें क्लॉज भी हैं। सुनवाई के दौरान एक और बड़ी परेशानी बताई गई। जो पश्चिम बंगाल के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ट्रिब्यूनल की सुनवाई में शामिल होने के लिए कोलकाता तक पहुंचना आसान नहीं है, ये कहा गया। यानी कि मामला सिर्फ अपीलों की संख्या तक का नहीं है, बल्कि लोगों की पहुंच और पूरी प्रक्रिया की व्यवहारिक दिक्कतों का भी है। अब जरा बड़ी तस्वीर भी आपको समझाते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट लिस्ट में पहले के करीब 7.66 करोड़ मतदाताओं के मुकाबले 7.08 करोड़ नाम शामिल किए गए, यानी करीब 58.20 लाख नाम कम हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी लोगों को अस्थायी रूप से वोट देने के अधिकार से बाहर किया गया। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद आपत्ति और अपील की प्रक्रिया मौजूद है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये देखना चाहता है कि इस प्रक्रिया में लोगों की अपीलों पर कितनी तेजी से फैसला होता है या सिर्फ अपीलें होंगी। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी मतदाता का जो नाम है वो गलत तरीके से हट गया तो फिर उसे अपना नाम वापस जुड़वाने का पर्याप्त मौका और समय मिल भी रहा है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट इसी प्रक्रिया की रफ्तार और प्रभावशीलता पर नजर इस वक्त डाल रहा है। देखिए, एसआईआर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये आप सब जानते हैं। चुनाव आयोग ने इसे अलग अलग चरणों में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया। ऐसे में बंगाल में ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली और अपीलों के निपटारे की रफ्तार पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ट्रिब्यूनल का पूरा परफॉर्मेंस डेटा मांगा है। अब अगली जो सुनवाई है 25 अगस्त को होगी और उस दिन सामने आ सकता है कि आखिर कितनी अपीलें आई हैं, ये पूरा मामला कितनों पर फैसला हुआ और कितने मामले अब भी लंबित हैं। कुल मिलाकर के बंगाल एसआईआर में अब असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वोटर लिस्ट में कितने नाम घटे, बल्कि सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी है उनकी आवाज कितनी जल्दी सुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की नजर अब इसी पूरे मामले पर है कि सिर्फ अपीलें करना काफी नहीं है, बल्कि उसका निपटारा किस तरीके से हो रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मिलके
ये मुद्दा उठाइए। अगर मीडिया वालों की तरफ से प्रयास करना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर आवाज़ उठाने से ये आवाज़ ज़्यादा असरदार होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। और तो और बंगाल के हाईकोर्ट की जज खुद ये स्वीकारते हैं कि जिस रफ्तार से ये डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब ट्राइब्यूनल केस की फैसला करते हैं, ये ख़त्म होते होते आज की तारीख के मुताबिक, इस रफ्तार के मुताबिक मान लीजिए 21 साल लगेगी। तो मान लीजिए 21 साल तक अगर इंतज़ार करना जरूरी होते हैं किसी वोटर को, तो सिर्फ वोटर ही नहीं, सारे परिवार इसके चलते सारे परिवार की बेहाल हालत बनते हैं। गंभीर मामला यह है एसआईआर के लेकर के, इस पे ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप जानते भी हैं हमारे कुछ विधायक गए थे नवान्नों में, तो एसआईआर एक ऐसा इशू है, बाकी इशू ठीक है अब छोड़ आएंगे जाएंगे, लेकिन एसआईआर एक इशू है जहां लोगों का रहने का सवाल है, सिटीजनशिप का सवाल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसको लेकर के हम डेफिनेटली काम करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों को रिलीफ देने के लिए हम काम करेंगे, हम बोल सकते हैं आपको। अब देखिए आने वाले दिन में हमारा पार्टी इसके ऊपर जरूर कुछ करेगा। No, basically, I don't consider it is a blow or it is something which is against our government, but, our party organization is taking all the care and due diligence. And the reputation, what it has been, the SIR has been framed in such a way that in Bihar or in West Bengal or in Tamil Nadu, most of the eligible voters, legal voters have been put aside, and see that, some ideological party has to come to power. We are taking utmost care. The same thing should not happen here in Telangana. And as you rightly said, 74 lakh odd, which has been reflected. Right now, many are anomalies what the election commission or our BROs or BRAs are indicating. And there is a scope again for an appeal. So we will see. And ultimately, all parties will also suffer if things are not done in a proper and legible way. Hopefully the SR exercise, in which the election commission claims that it is a rightful exercise to eliminate the bogus voters, to eliminate the people who are no more in this world. Definitely, if this objective in which they are doing and the purpose of the SIR should only will become complete and meaningful if it is done in non-political, and also it shall see that the real voter or eligible voters has a name in the electoral list. So hopefully it takes shape, and ultimately after the exercise has been completed, we'll comment on it.